तो बिना देरी के, कोई भी देर ना करते हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आपके क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 जिसमें हम लोगों को आज ये कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। ठीक है, केल्विन से आपको सेल्सियस में चेंज करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। क्लास 9th निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। सेल्सियस में बदलें। बच्चों, हम केल्विन और सेल्सियस के बारे में जानते हैं, है ना, तो हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए है आपका 300 केल्विन। सॉल्व कैसे करेंगे? आप ऐसे लिखेंगे कि केल्विन में तापमान इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक, अब इसको हमको चेंज करना है सेल्सियस में। ठीक, तो टेम्परेचर आपका केल्विन में इज इक्वल टू टेम्परेचर आपका सेल्सियस में। तो ये हो जाएगा आपका 300 के इज इक्वल टू टी प्लस 273। अब फिर उसके बाद सेल्सियस में तापमान आपका होगा, सेकेंड पेज पे कर लेते हैं, टी के इज इक्वल टू टी प्लस 273। तो यहाँ लिखेंगे 300 के इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे, और इधर लिखेंगे टी सी प्लस 273। अब हम लिखेंगे सेल्सियस में तापमान, यानी अब हमें क्या निकालना है? सेल्सियस में तापमान निकालना है। सेल्सियस में तापमान ये निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों? तापमान ये कैसे निकालेंगे? तो 300 माइनस 273 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर ए। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर बी। इसमें आपका तापमान केल्विन में कितना है? 573 है, और उसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो कितना होगा? आप वही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, प्लस 273। ठीक, इसके बाद
ये है आपका 573 इज इक्वल टू T, ब्रैकेट में आप लिखेंगे C प्लस आपका 273। तो 273 आपका वो स्टैंडर्ड मानक तापमान है ना बच्चों। और उसके बाद फिर आपको इसको जब सेल्सियस में निकालना होगा, सेल्सियस में तापमान यानी कि T ब्रैकेट में C इज इक्वल टू आपका 573 यानी कि केल्विन में जितना तापमान है माइनस 273। अब वो इधर से उधर चला गया तो 273 इज इक्वल टू ये आपका होता है बच्चों 300 डिग्री सेल्सियस। तो निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। क्वेश्चन नंबर 1 था 300 के और सेकेंड वन था आपका 573 के, यानी कि 300 केल्विन और 573 केल्विन। ठीक, तो सेल्सियस में बदलने का तरीका आपको समझ में आ गया। ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें आप कोई सा भी तापमान दिया हो इस तरह से आप केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा था आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, निम्नलिखित तापमान पर निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, क्या होगी। तो ए है आपका क्वेश्चन 250 सेल्सियस और बी है आपका बच्चों 100 सेल्सियस। ठीक है, तो पहले हम 250 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे। इसमें आप सभी को पता है कि जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है। जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और 250 यानी 250 सेल्सियस की ये बात कर रहा है, तो ये क्वथनांक यानी कि जल के बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा है। तो अब क्या होगा बच्चों, इस जल की भौतिक अवस्था मतलब इसमें क्या होगा कि आपका जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और 250 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्वथनांक से काफी उच्च है, यानी बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा है, क्वथनांक से काफी उच्च है। तो आप सोचिए कि मान लीजिए पानी बॉयल हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया और टेम्परेचर जब उससे भी बहुत ज्यादा हाई होगा तो फिर पानी के साथ क्या होगा, वो बॉयल होते होते क्या होता है बच्चों, वाष्प में बदल जाता है। यानी कि इस ताप पे जल क्या होगा, आपका गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। तो इस ताप पर जल गैसीय अवस्था यानी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। और जल की गैसीय अवस्था क्या होती है आपका, उबलते हुए पानी में भाप में बदल जाएगा, बदलेगा। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी है आपका कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या है, तो
इसमें आपका दोनों तरीके का अवस्थाएं पाई जाएंगी। 100 सेंटीग्रेड पर द्रवीय तथा गैसीय दोनों अवस्था, मतलब वो उबलना शुरू हो जाएगा लेकिन कुछ लिक्विड रहेगा और कुछ भाप के रूप में तब्दील हो जाएगा। मतलब उबलने का स्टार्टिंग होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना, तो द्रवीय और गैसीय दोनों अवस्थाओं में रहेगा, दोनों अवस्था में रहेगा। क्योंकि कारण क्या है इसका, क्योंकि 100 सेंटीग्रेड पर जल उबलकर भाप में बदलने लगता है, भाप में बदलने लगता है। तो 2 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन आपका है, पहले ये आप नोट कर लें कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। इसको आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन, वो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका ए और बी था आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों कि किसी भी पदार्थ की किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान अवस्था परिवर्तन के किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तापमान, जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब बर्फ गल रही होती है तो बर्फ के गलना शुरू होने के बाद और पूरी तरह से गल जाने के बीच में क्या होता है कि उस लिक्विड का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तापमान स्थिर क्यों रहता है, क्यों रहता है। तो हमें इसका कारण जानना है। इसका आंसर होगा आपका, यानी इसका उत्तर होगा कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान सभी बच्चे इसको नोट करते चलेंगे। ताप इसलिए स्थिर रहता है, ताप यानी टेम्परेचर आपका इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा आप सबको कल मैंने ये वाला क्वेश्चन के बारे में बताया था, आप आंसर आज लिख रहे हैं। ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। वो जो ऊष्मा होती है, वो जो एनर्जी होती है ताप के रूप में, वो कहाँ यूज हो जाती है बच्चों, वो उसके कणों के बीच
कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। प्रयुक्त हो, अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे बच्चों इसको। तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा, इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा इस प्रकार किसी भी द्रव के गैस में परिवर्तन होने या ठोस के द्रव में परिवर्तन होने के दौरान दी गई ऊष्मा को क्या कहते हैं? ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा यानी कि गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन और है बच्चों, नेक्स्ट हम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडलीय गैसों को, जैसे आपके वायुमंडल में बहुत सारे तरीके की गैसें पाई जा रही हैं, तो वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने की, कोई विधि सुझाइए। कोई विधि सुझाइए। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। आंसर लिखेंगे 4 नंबर का कि दाब को बढ़ाकर, यानी जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बढ़ा करके दाब को बढ़ाकर तथा तापमान यानी कि टेम्परेचर को कम करके, तथा तापमान यानी टेम्परेचर को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को
गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जाता है। किया जाता है। समझ में आ गया आपको? विधि क्या है इसकी बारे में एक विधि समझेंगे कि इसको मतलब किसी भी वायुमंडलीय गैस को अगर द्रव में परिवर्तित करना है तो एक विधि सुझाने के लिए ये कह रहा है। तो दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, लेकिन इसकी कौन सी विधि है बच्चों? की विधि है कि एक सिलेंडर में, विधि क्या है इसकी, यानी इसका क्या तरीका है? एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसमें लगे पिस्टन से संपीडित करने यानी कि कंप्रेस करने, संपीडित करने यानी कि कंप्रेस करने तथा तापमान को कम करने पर पदार्थ के कण तापमान को कम करने पर पदार्थ के कण आपके द्रव में बदल जाते हैं। इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। पदार्थ के कण द्रव में बदल जाते हैं, द्रव में बदल जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों आपका रसोई गैस, जिसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। रसोई गैस ये क्या होती है? इसका तापमान घटा करके उस सिलेंडर में कंप्रेस करके भरा जाता है तो वो आपका लिक्विड के रूप में बदल जाती है। क्योंकि और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे जब उसको आप गैस को ऑन करते हैं तो वो फ्यूल के रूप में आप उसको यूज कर पाते हैं। और उसके बाद जब उसको ऊष्मा देते हैं यानी कि लाइटर जब जलाते हैं तो वो आपकी गैस जलनी शुरू हो जाती है। लेकिन वो कैसी होती है? आपके लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है वो, जिसे हम कहते हैं एलपीजी। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसी को हम एलपीजी कहते हैं। ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे। सभी बच्चे नोट कर रहे हैं? मैं चेंज करने जा रही हूँ बच्चों। हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये चारों आपका हो चुका है। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें आपका हो गया था। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ये भी आपका मैंने ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है।
क्वेश्चन नंबर 3 था आपका कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, रीजन आपको समझ में आ गया। और चौथा था आपका वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो कैसे वो परिवर्तित करते हैं और उसकी क्या विधि है वो मैंने आपको करवा दिया है। फिर बच्चों हम लोगों ने कल पढ़ा था कि लिक्विड, सॉलिड और गैसों में जो अंतर रूपांतरण होता है ना, इसमें जब सॉलिड से लिक्विड होता है तब उसको हम कहते हैं बच्चों फ्यूजन यानी कि संगलन। लिक्विड से जब गैस बनती है तो उसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन, या उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। उसके बाद फिर गैस से जब डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है बच्चों, तब उसको हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन, यानी कि इसी को हम कहते हैं निक्षेपण। ठीक, ये शब्द आपको याद होने चाहिए। ठीक, जो इंग्लिश में करना चाहे वो इंग्लिश में, और जो हिंदी में उसको समझना चाहते हैं वो हिंदी में, या दोनों में आप लर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर इसको उल्टा घुमाएंगे इस प्रोसेस को। जब हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर पाते हैं, जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल बताया था नौसादर का या कपूर का, कि वो किस तरीके से ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। फिर गैस से डायरेक्ट आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, या इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं बच्चों संघनन। और उसके बाद लिक्विड से डायरेक्ट ठोस, जैसे आपका जल से बर्फ का जमना, तो ये आपका क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन यानी कि जमना। ठीक, तो आपको इनके बारे में अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार आता है और आप इन शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठोस से द्रव, डायरेक्ट द्रव में कन्वर्ट हो जाए पदार्थ, तब उसको, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे। द्रव से गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे। और उसके बाद गैस से यदि द्रव ना बने, डायरेक्ट ठोस में तब्दील हो जाए, तो उस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे। तो तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण यानी कि इंटरचेंज, इन प्रक्रियाओं को हम किन नामों से जानते हैं, ये आपने आज जान लिया है। इन नामों को आपको लर्न करना बहुत अच्छी तरह से बहुत जरूरी है। ये आपको एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए कि क्यों इस प्रक्रिया को ये नाम दिया गया है। इंग्लिश में भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है और हिंदी में भी आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इसको आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। कल मैंने आपको ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ के बारे में बताया था। फिर ये वाला इंटरचेंज, अंतर रूपांतरण जो होता है पदार्थों के बीच, उन प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रक्रियाओं का नाम जानना, इन प्रक्रियाओं का नाम जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। पदार्थ की अवस्था को हमेशा बदलने के लिए क्या जरूरी है कि हमेशा आपको टेम्परेचर ही देना पड़ेगा। तो कोई आप अपने दैनिक जीवन से कोई एग्जाम्पल लीजिए कि जिससे आपको बिना क्वथनांक पर पहुंचते ही, क्वथनांक पर ना पहुंचे द्रव और वो आपका धीरे धीरे वाष्प में बदल जाए। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, आप अगर मान लीजिए कोई खुला बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है और वो आपका रखा हुआ है, तो धीरे धीरे कुछ दिन बाद आपका वो पानी गायब हो जाएगा, यानी धीरे धीरे वो वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, वो नेचुरली प्राकृतिक तौर पे हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे आपका सिंपल गीले कपड़े आपके सूख जाते हैं ना, आप गीले कपड़े डालते हैं और वो सूख जाते हैं, तो क्या उस पर कोई अलग से किसी प्रकार का क्वथनांक वाले टेम्परेचर पे वो पहुंचते हैं, नहीं, फिर भी गीले कपड़े आपके सूख जाते हैं। क्यों, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ती है। ठीक, एक तो सतह क्षेत्र बढ़ने से, सतह क्षेत्र
बढ़ने से। ठीक, इनके बारे में हम कल के सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन से एक आपका फिर आता है, कारण क्या क्या है, ये हम आपका मेन आज लिख लेंगे और इसके बारे में चर्चा हम कल ही कर पाएंगे। तापमान में वृद्धि होने से भी प्रभाव पड़ता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर। इसके बाद फिर आर्द्रता में कमी, इसके बारे में हम बात करेंगे। में कमी, इसके बाद बच्चों आपकी वायु की गति में यदि वृद्धि हो जाए, वायु की गति में वृद्धि हो जाए, यानी कुछ ऐसे कारक हैं जो आपके वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कल इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इसमें आपको मैंने जो बोला था, तो आप चाहें तो ये एक्टिविटी आप अपने घर में भी कर सकते हैं। किसी खुली चीनी मिट्टी की प्याली में थोड़ा सा जल रख करके उसको अपनी घर की किसी अलमारी पर रख दीजिए और उसके बाद कमरे का टेम्परेचर आप नोट करिए, और इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट कर सकते हैं। बारिश के दिनों में भी इन क्रियाकलापों को आप करके देख सकते हैं और उससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस तरह से आप प्रैक्टिकल अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं विज्ञान को समझने के लिए। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व किए, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, कुछ और कारणों के बारे में जाना, फिर हमने वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानना शुरू किया था। 4 पॉइंट्स मैंने आपको मेन लिखवाए हैं, इनके बारे में हम कल के सेशन में चर्चा करेंगे। That's all for today. Have a nice day. Take care and bye bye. आपका दिन शुभ हो।